हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ये श्रृंखला जो चल रही एग्ज़ाम वाली क्लास, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और आरओ का जो एग्ज़ाम है उसको दृष्टि चलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला है। तो ये आप सभी के लिए अगले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लीजिए अपना पहला प्रश्न और बताइए क्या होगा आंसर। पहला आंसर है, प्रश्न है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। ठीक है, ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है आपके यूपी पीसीएस में या आरओ में आ सकता है, या हो सकता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में या आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन ए आपका कल्याणकारी राज्य है, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट राज्य है, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक राज्य है, ऑप्शन डी है पुलिस राज्य है। यदि आपको ये लग रहा है कि ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप 27 तारीख को संपन्न हुई विगत परीक्षा अभी जूनियर स्टूडेंट की संपन्न हुई, उसको आप देख सकते हैं किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो भैया बताइए, देखिए कम्युनिस्ट राज्य में पहली बात तो समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, समाजवाद मतलब क्या? ऑल आर इक्वल्स। ठीक है, इसकी बात तो हो नहीं सकती। लोकतांत्रिक राज्य की बात, राज्य हर जगह है ये कह रहा है, तो हर जगह राज्य है मतलब क्या? कल्याण के लिए कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? बड़ा फेमस प्रश्न है। देखिए एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है, तो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या? लोकप्रिय प्रभुसत्ता। सोचिए ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आपके एग्जाम में तो वही बिल्कुल आ सकता है, और अन्य किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य जनता का प्रभुत्व नहीं, ये तो संविधान में लिखा है, ये तो संविधान की बात हो रही है ना, यहाँ पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात हो रही है। तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होता है, मतलब क्या कि जनता अपने प्रतिनिधि के, जैसे ये जनता है, ये इसका एक प्रतिनिधि चुनेगी और इसके द्वारा क्या करेगी? शासन करेगी। तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्या लक्षण है? पहला यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन बी है, दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है ये सभी चारों। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2009, यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट 2008, टूटे को इसके पूर्ण एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बेसिकली आप इसको सीरियसली ले सकते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, बिल्कुल ही हमारा सही बात है। हमारा क्या है? लोकतांत्रिक भी है, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक भी है और क्या है? गणतंत्र भी है। गणतंत्र इन द सेंस क्या? गणतंत्र भी मतलब क्या? हमारा जो राज्याध्यक्ष होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसका चुनाव होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। बात क्लियर? तो पहला तो सही है भाई साहब। दूसरा क्या है? संसदात्मक शासन रूप से सरकार, बिल्कुल ये भी बात सही है। हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल संसदात्मक रूप से ही है और हमारी सर्वोच्च सत्ता जो है ये भारत की जनता में निहित है। ये तो भाई आप पढ़ेंगे संविधान, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न, मतलब हमारी सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया है कि एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ एकीकृत सत्ता है ही नहीं, हमारे यहाँ एकीकृत सत्ता का प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? एल डी व्हाइट के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, डब्ल्यू.बी. डॉनहम के द्वारा और एडमंड बर्ग के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डब्ल्यू.डी. डॉनहम के द्वारा जो है यह कहा गया था कि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है। और उन्होंने ये कहा था जैसे अब रास्ते पर बना मंदिर, ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं, कई तथ्य हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की हुई थी। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम होती जाती है। तो इसमें कूट दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों, और डी है 1, 2 में से कोई नहीं। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। आप ऐसे समझिए, राष्ट्रमंडल सदस्य मतलब होता है जैसे
ऐसे राज्य जो भारत ऐसे राज्य जो ब्रिटिश के अधीन रहे हों उनको राष्ट्रमंडल ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हों उन ब्रिटिशर्स के अधीन, ठीक है। अभी एक नया शब्द हम आपको बताएंगे। ब्रिटिशर्स के अधीन है तो वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो बेसिकली इसमें ये तो सही है, राष्ट्रमंडल सदस्य भारत है, ठीक है। और इसका राजा के प्रति ना तो कुछ समर्पण रखना है, ना ही कुछ अनिवार्य, कोई ऐसा कुछ है नहीं। इसका अनिवार्य ये है कि बस ब्रिटिश जहाँ पर शासन की वो राष्ट्रमंडल का सदस्य वो खुद मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब बात इसकी रहती है, जैसे एक अब पुर्तगाली पूछा जाता है, पुर्तगाली शासन जहाँ तक था उसको एक नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लूसोफोनिया, क्या कहते हैं, लूसोफोनिया कहा जाता है। अगर आप जैसे भारत जो है लूसोफोनिया का भी मेंबर है और आपका राष्ट्रमंडल का मेंबर है, तो इसकी संप्रभुता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, न कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। देखिए ये यूपी पीसीएस में 2012, आरआरबी भुवनेश्वर 2002। मैं आपको बताऊं ये यूपीपी का भी प्रश्न आ चुका है, ये यूपीपी में भी आया है, ये प्रश्न यूपीएसआई में भी आया 2017 में, ठीक है, 2017 में है वो प्रश्न। अब ऐसे समझ लीजिए आप। तो देखिए भारत का जो संविधान है वो बेसिकली इसके लिए कहा गया है, किसी व्यूअर ने भी कहा है कि यह जो है एक अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ना ही कठोर नहीं लचीला ऐसा नहीं होगा, अंशतः कठोर भी और अंशतः लचीला भी, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। देखिए अगर हम राज्य के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो राज्य के लिए अगर कोई भी राज्य बन रहा है तो उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, कि वहाँ जनसंख्या हो, क्या हो, जनसंख्या हो। दूसरी बात क्या हो, उसका भूभाग हो, क्या हो, भूभाग हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वहाँ पे एक सरकार हो, क्या हो, सरकार हो। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो होनी चाहिए सरकार की, कैसी हो सरकार, संप्रभु हो, क्या हो, संप्रभुता मस्ट ये, क्यों, क्योंकि जब संप्रभु होगा तभी तो वो अपना निर्णय ले सकता है, तभी तो अपनी बातें कह सकता है, कहीं पे कोई नियम बना सकता है। तो बेसिकली इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर बात करें तो संप्रभुता, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपके पास ध्वज हो, राजधानी हो, शासनाध्यक्ष हो, लेकिन आपके पास नियम बनाने की पावर ना हो। जैसे दिल्ली, ऐसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए कौन बनाती है पावर, सेंट्रल बनाती है। वही की स्टेट के रूप में केजरीवाल छटपटाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छटपटाते रहो, इसे कुछ ना कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। एकात्मक लक्षण कौन सा है, ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई है। तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर इसका, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। एकल संगठित न्यायपालिका, जाहिर सी बात है हमारी न्यायपालिका एकल है और संगठित भी है, राष्ट्रीय न्यायपालिका, ये भी बात सही। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी एकात्मक लक्षण अगर जो है वो तो ये सभी इसी का पूछा गया है, तो आरआरबी एसएम 2005 में पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ये हमने क्या कहा था, आधारभूत तत्व है, नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा संविधान की कठोरता, बिल्कुल गलत बात है। एकल कार्यपालिका हो सकता है, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, बिल्कुल गलत बात है, सर्वोच्च तो है नहीं व्यवस्थापिका, ठीक है। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, बिल्कुल गलत बात है। अवशिष्ट अधिकार किसमें, केंद्र के पास नहीं थे, केंद्र के पास नहीं थे ये अवशिष्ट अधिकार, तो बेसिकली ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें एकल कार्यपालिका जो है ये बेसिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। देखिए कितनी दफ़ा पूछा है, आरआरबी महेंद्रगढ़ टीएससी 2006 में पूछा है, फिर 2016 में पूछा है, फिर वही कोई प्रश्न आपका प्री 1997 का आया हुआ है, तो रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। देखिए तो इसमें भारत का गणतंत्र जो है, मैं इसकी बात करूँ तो गणतंत्र से तात्पर्य है जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष ये बेसिकली क्या होगा, चुना जाएगा, ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। अगर यहीं पे बात करें वंशानुगत, आप यूपीपी का प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, वंशानुगत चुना नहीं जाएगा, क्या होगा, वंशानुगत होगा। यूपीपी में ये सीधे प्रश्न आ चुका है। आप कहेंगे सर कैसे, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी। 2012-13 में जो यूपीपी हुआ था उसका मेंस का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है, केसी व्हीयर ने कहा है,
सराइवर जेनिंग्स ने कहा है, डी बसो ने कहा। देखिए सर, इसमें देखिए केसी फियर ने क्या कहा था, केसी फियर, यहाँ पे आधा आता है ना, आधा वह, तो इसी से याद कर लीजिए अर्धसंघीय, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था, तो केसी फियर ने कहा था। आइवर जेनिंग्स ने कहा था संविधान को वकीलों का स्वर्ग, क्या कहा था भैया, वकीलों का स्वर्ग कह दिया था, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो जी ऑस्टिन थे। जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, और सहकारी संघवाद का ही तात्पर्य जो हमारे यहाँ पंचायतों को इतनी पावर दे दी गई है, ठीक है। इसमें गांधी जी का दर्शन भी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है। स्वतंत्रवाद आप इसको ऐसे कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक पहलू स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जो उदारवाद है वो बेसिकली यही बात कहता है कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, किस वर्ष में जनगणमन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। देखिए अगर हम दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा राष्ट्रीय गान, एक होता है राष्ट्रीय गान। तो पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय गान। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एंथम। क्या बोला जाता है, नेशनल एंथम बोला जाता है, बात क्लियर है। तो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, इसके लेखक कौन है भैया, तो लेखक अगर पूछा जाए आपसे तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बात क्लियर है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सर्वप्रथम गाया कब गया ये, सर्वप्रथम कब गाया गया, ठीक है। तो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है। इसमें कुल 5 पद थे, लेकिन जो पहला पद है बेसिकली वही गाया जाता है, ठीक है। अपनाया कब गया, अपनाया गया किसके रूप में, राष्ट्रगान के रूप में। तो ये बेसिकली कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, बात क्लियर है। इसको देख लीजिए कहाँ पे है, 24 जनवरी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमने आपको यहाँ पे लिया हुआ है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, हम एक तरफ से इसको देखना शुरू करते हैं। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि आपकी देवनागरी है, राष्ट्रीय नारा आपका श्रमेव जयते है। राष्ट्रीय नारा क्या है, श्रमेव जयते है, राष्ट्रीय नारा। और यहाँ पे राष्ट्रीय वाक्य दो अलग अलग चीज़ें हैं, राष्ट्रीय नारा हमारा श्रमेव जयते है और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, हिंद रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पुष्प जो है एक कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पंचांग से सम्मत है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है, डी उदय कुमार जो बनाए थे। राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी है। राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय जो कि बंद हो चुकी है। राष्ट्रीयता जो है हमारी इंडियन है। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती है, या अन्य जो भी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय विदेशी नीति, गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी भी पक्ष नहीं, हम गुट निरपेक्ष हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में, राष्ट्रीय पिता कौन है, महात्मा गांधी, बात क्लियर है। तो इसका इतना जान लिया। अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला क्या है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। देखिए अगर किसकी बात कर रहे हैं हम राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, किसकी, राजकीय चिन्ह की। तो भैया जो राजकीय चिन्ह हमारा है उस वो है, जैसे आप ऐसे समझिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। इसके नीचे जो है लिखा हुआ सत्यमेव जयते, क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो बेसिकली ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी जो लिपि है वो बेसिकली कौन सी है, देवनागरी है। कौन है, देवनागरी लिपि इसकी है, ठीक है। अब ये अशोक स्तंभ, ये जो बेसिकली जो राजकीय चिन्ह है, ये कब अपनाया गया था, 26 जनवरी
26 जनवरी 1950। तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर। एमपीपीसीएस प्री 1999 में आया हुआ है, कभी भी रिपीट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच कितना होना चाहिए अनुपात? 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। बताइए सर, किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। तो भैया राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो जो इसकी लंबाई अनुपात चौड़ाई इसकी बात करें ना तो 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, देख लीजिए जहाँ पे मिल रहा हो। इसमें आपको पता है जो ये चीज़ें हैं, इसमें 24 तीलियाँ जो चक्र है इसमें क्या है, 24 तीलियाँ आपकी हैं। ठीक है, 24 तीलियाँ इसमें हैं। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया, पूछा जाता है अपनाया कब गया। तो बेसिकली इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 का, 22 जुलाई 1947 को। बात क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही है, 3:2 सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी M.K. गांधी। देखिए अगर पंचायती राज की भी बात करते हैं तो हमें सभी को नारा एक याद है, किसने कहा था कि भारत जो है, भारत गांव में बसता है। भारत कहाँ बसता है? गांव में। भारत गांव में बसता है, ये नारा किसका था? तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये नारा किसका था? महात्मा गांधी का था, M.K. गांधी का था। बेसिकली पंचायती राज का जो नामांकन है इन्हीं के सुझाव पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बेसिक बहुत अच्छा प्रश्न है और कई दफ़ा आ चुका है। अभी हम यूपीपी यूपीएसआई में भी दिखा देंगे, यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। तो बीपीएससी 2005 में आया है, यूपीपीसीएस में 2008 में आया है, आरआरबी कोलकाता 2001 में आया है, बीपीएससी 2005 में आया है। ठीक है, 47 में बीपीएससी, आरआरबी बेंगलोर 2003 में आया हुआ। तो ये बेसिकली हम इसीलिए स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम पीपीटी बना के पढ़ा सकते थे आपको, लेकिन ये लेके आ रहे हैं ताकि आपको दिखे कि हाँ कहाँ कहाँ चीज़ें पूछी गई हैं। तो बेसिकली पंचायत के चुनाव जो है वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार जब चाहती है चुनाव कराती है। इसमें ना तो केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, ना तो चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप, ना जिला न्यायाधीश कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं। बेसिकली इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा फेमस प्रश्न है ये। इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, पी.वी. नरसिम्हा राव थे या डॉक्टर वी.पी. सिंह थे? देखिए आपको पता है ये कब हुए हैं, 1992 में हुए हैं। इससे पहले बीपी सिंह थे, नो डाउट बीपी सिंह थे। इस प्रश्न का उत्तर नहीं, बीपी सिंह कब थे? 1991 तक थे। 10 दिन की इनकी सरकार थी। और इसको बचाने के लिए जो है ये जो अभी आप ओबीसी आरक्षण देख पा रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन जो देख पा रहे हैं वो इन्हीं के दिन थे। ये बेसिकली अपनी सरकार बचाने के लिए आरक्षण लेके आए थे, इस द्वारा देश जला था। उसके बाद जो सरकार गठित हुई थी वो पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठित हुई थी, है ना। पी.वी. नरसिम्हा राव जो है ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो बेसिकली जब पूछे आपसे कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो कौन प्रधानमंत्री थे, तो पी.वी. नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। देखिए स्थानीय स्वशासन जो है ये बेसिकली जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ राज्य है और यहाँ पे स्थानीय है। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन बेसिकली जनता के सबसे करीब यही होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, ये आपसे क्या कहता है? ये कहता है 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जारी करने के लिए कहता है। क्या कहता है कि 5 कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रेषण और अधिकार पर अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये रिट जो है यहीं से जारी होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन है। क्या है? कृषि एवं
पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन है। इसी में 48 को आपसे पूछते 48 को तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है। 48 को यहाँ पे लिख लीजिए आप। अगर 48 को दे दिया होता तो इसमें यही कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, संरक्षण तथा संवर्धन, ठीक है। वनता वन्य जीवों की रक्षा, ये सारी चीजें थी। फिर उसका था अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बात करता है। यहीं पे अनुच्छेद 51 को अगर दे दे तो यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात हो जाती है। क्या हो जाती है? मूल कर्तव्य की बात हो जाती है। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो अनुच्छेद 40 होगा। और 40 में क्या कहा गया भैया? 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। इसी से कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? देखिए अगर ग्रामवासियों को प्रतिनिधित्व को बढ़ाना इसका लक्ष्य होता तो बेसिकली इसको बनाया ही ना जाता, क्योंकि गांव में तो भारत बसता है ना। भारत जो है कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो फिर ये बनाया ना जाता है ना। इसमें देखिए अगर हम ये कह दें कि भाई हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमने भी कहा ना आपसे, जैसे हम 5 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें अगर केवल इन्हीं के पास शक्ति रहेगी तो फिर चीज़ें हो सकता है बिगड़ जाए, ये डिक्टेटरशिप इनके अंदर आ जाएगी। लेकिन जो शक्तियों का कुछ शक्ति इनके पास है, कुछ इनके पास, कुछ इनके पास, कुछ इनके पास। तो अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, मतलब ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो बेसिकली इसका जो प्रधान लक्ष्य है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए ये 1999 में पूछा गया था बीपीएससी प्री में, और सीधे जो एसएससी ने पूछ रखा 2017 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।